रात गई कोई टैक्सी ड्राइवर यहाँ से गुजर रहा होता तो उसे रोड के किनारे फुटपाथ पर एक ऐसी लड़की नज़र आती कि जिसकी गर्दन से खून बह रहा होता। वो लड़की टैक्सी वाले को हाथ देती है तो वो फ़ौरन रुक जाता है और लड़की का खून बहता देखकर परेशान हो जाता है। वो इससे कहता है, बाजी आपको कहाँ जाना है और ये क्या हुआ है, आप तो बहुत ज़ख्मी हैं, आपको किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है? तो वो कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम मुझे जल्दी से मेरे घर पहुँचा दो। ड्राइवर कहता है, बाजी आप घर नहीं जाएं, आप हॉस्पिटल जाएं, आपकी हालत ठीक नहीं है। वो कहती कहती है, नहीं मैं पहले घर जाऊँगी फिर वहाँ से हॉस्पिटल जाऊँगी। मजबूरन ड्राइवर कहता है, अच्छा बाजी बैठ जाएं। लड़की खून टपकाती हुई गाड़ी के अंदर बैठ जाती है तो ड्राइवर इससे पूछता है, बाजी आपको कहाँ जाना है? तो वो कहती है, नाज़िमाबाद। ड्राइवर बेचारा जल्दी से गाड़ी चलाता है, उसे नाज़िमाबाद ले जाता है। लड़की उसे एक गली में ले जाती है और एक घर के सामने रुकवा देती है। फिर ड्राइवर को रुकने का इशारा करती है और फिर इस घर का दरवाज़ा खोलकर बगैर खटखटाए हाथ के दबाव से खोलकर अंदर चली जाती है। अब टैक्सी ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है लेकिन ख़ास देर गुजरने के बावजूद इस घर से कोई बाहर नहीं निकलता। परेशान होकर ड्राइवर टैक्सी से उतरता है और घर का दरवाज़ा खटखटाता है। 2-3 बार खटखटाने के बाद आंखों में नींद लिए एक बूढ़ा बाहर आता है और टैक्सी वाले को अचंभे से देखता है। क्या बात है बेटा, क्यों आधी रात को दरवाज़ा पीट रहे हो? ड्राइवर हैरान होकर बोलता है, वो बाबा जी, अभी एक बाजी मेरी टैक्सी में लाल कोठी से यहाँ तक आई हैं और घर के अंदर गई हैं। वो इनकी गर्दन से खून बह रहा था, अभी तो उन्होंने मुझे किराया भी नहीं दिया, क्या इनको हॉस्पिटल लेके जाना था? बूढ़ा चौंक जाता है, चंद लम्हे इस ड्राइवर की तरफ खामोशी से देखता है, फिर कहता है, बेटा तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हें अभी किराया ला कर देता हूँ। वो घर के अंदर जाकर वापस आता है और ड्राइवर को मतलूबा रकम देता है। ड्राइवर किराया तो ले लेता है लेकिन इसकी तशवीश ख़त्म नहीं होती। बाबा जी, वो बाजी किधर हैं, इनको अस्पताल लेकर जाना है? बूढ़ा आप सुर्गी सर हिलाता है और कहता है, नहीं बेटा तुम जाओ, अंदर कोई लड़की नहीं है। ड्राइवर हैरत से उछल पड़ता है, क्या मतलब जी, अभी 10 मिनट पहले तो वो बाजी खून टपकाते हुए आपके घर गई हैं और अब आप कहते हैं अंदर कोई लड़की नहीं है, वो किधर चली गई? जी बेटा आप सही कहते हैं, इसीलिए तो आपको किराया दिया है, लेकिन वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। ड्राइवर चौंक के इनकी तरफ देखता है, वो मेरी बेटी है लेकिन इसको मरे हुए तो अब ज़माना हो गया। वो आज से कई साल पहले लाल कोठी के पास कत्ल हो गई थी लेकिन इसकी रूह वहाँ अब तक भटक रही है। हर साल सर्दियों की एक रात वो किसी न किसी टैक्सी में बैठ के हमारे घर तक आती है और यहाँ पहुँचकर गायब हो जाती है। तुम छोड़ो इस बात को, तुम अपना किराया लो और जाओ। ड्राइवर बेचारे की तो घग्गी बन गई। वो खौफ से लरसता हुआ काँपता हुआ सीधा अपने घर की तरफ भागता है और अगले कई दिन तक बुखार में मुब्तला रहता है। अच्छा, ये तो वो सारी झूठी सच्ची कहानियाँ हैं जिससे कराची के अक्सर कदीम बाशिंदे वाकिफ़ हैं। असल बात ये है, किसी को नहीं मालूम कि लाल कोठी की इस भटकती रूह पे किताबें भी लिखी गई हैं और बड़ी बड़ी दास्तानें भी लिखी गई हैं, लेकिन जिस शख्स का खुद हकीकत में ये वाक़या पेश आया हो, ये 70 की दहाई का ज़माना था। हम 3 साथी दफ्तर से घर जाने के लिए निकले। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी। कोयटा से आने वाली बर्फीली हवाओं ने इस रात को यकबस्ता कर दिया था। आधी रात का वक्त था। हम शाहराह फैसल पर लाल कोठी स्टॉप पर खड़े थे। सड़क पर सन्नाटे का राज था, दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। हमने स्टॉप पर खड़े होकर काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई। ड्रेक कॉलोनी जाना था हमें, जो यहाँ से तकरीबन 12 या 13 किलोमीटर दूर था। जब खासी देर हो गई और कोई गाड़ी नज़र नहीं आई तो हम तीनों ने बातें करते करते पैदल ही चलना शुरू कर दिया। ख्याल ये था कि रास्ते में जहाँ भी पीछे से कोई गाड़ी आएगी उस पर सवार हो जाएंगे, वरना ये रास्ता पैदल ही तय कर लेंगे। और हमारे लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी क्योंकि अक्सर रात गए पैदल घर पहुँचते थे। आज की रात कुछ ज़्यादा ही सर्द और वीरान थी। जब हम पैदल चलते चलते कारसाज स्टॉप के करीब पहुँचे तो हमें वहाँ एक टैक्सी खड़ी नज़र आई, लेकिन वो अजीब टेढ़े मेढ़े अंदाज में थी। इसके साइड वाले 2 टायर तो सड़क पर थे और दूसरी तरफ के दोनों टायर फुटपाथ पर चढ़े हुए थे। इसका इंजन भी स्टार्ट था, हेडलाइट्स भी ऑन थी और अंदर वाली लाइट भी जल रही थी। हम टैक्सी के करीब पहुँचे तो देखा इसका ड्राइवर सीट पर नीम दराज आसमान की तरफ मुँह उठाए पड़ा है और ज़ोर ज़ोर से कुछ बोल रहा है, लेकिन उसके बेरत अल्फाज हमारे समझ में नहीं आए। मैंने गाड़ी में मुंह डालकर इसे आवाज़ दी, क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? लेकिन इसने हमारी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी। इसकी हज़ियानी अंदाज में बोलता रहा। हमने 2-3 बार इसको मुतवज्जा करने की कोशिश की। उसके बाद मेरे साथी ने इसके दोनों गालों पर एक चपत लगाई। जैसे ही बेहोश आदमी को होश में लाने की कोशिश की गई, जैसे ही उसके मुंह पर हाथ पड़ा तो वो जोर से चौंका और आंखें खोल दी। हम पर नज़र पड़ते ही फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्यों भाई, क्या हुआ, खैरियत तो है? मैंने इससे पूछा। मैं नर्सरी की तरफ से आ रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ फुटपाथ पे एक लड़की खड़ी देखी थी, इसने मुझे रुकने का इशारा किया, मैंने ब्रेक लगा दिया,
लेकिन जैसे इसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा इसकी गर्दन से खून बह रहा है। टैक्सी जैसे ही रुकी वो फ़ौरन पिछला दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ गई और बोली, मुझे नाज़माबाद जाना है। मैं तो इसके खून बहने से ही परेशान हो रहा था। इसके बैठते ही मैंने गाड़ी आगे चला दी और पीछे मुँह किए बगैर से पूछा, इसे नाज़माबाद जाना है या नॉर्थ नाज़माबाद जाना है। लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर यही बात पूछी, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने मुड़ के देखा तो उछल पड़ा। पिछली सीट पे तो कोई भी नहीं था, हालांकि वो मेरे सामने दरवाज़ा खोल कर बैठी थी। ये देख के मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने डर के मारे गाड़ी तेज़ी से भगानी चाहिए तो फुटपाथ पर चढ़ गई। ड्राइवर की आंखें फिर खौफ से फैल गई और हमसे चिपट गया और कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाओ, खुदा के वास्ते मुझे बचाओ। ये अभी हम बातें सुन ही रहे थे कि अचानक वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। क्या हो रहा है? एक पुलिस वाले ने पूछा। मैंने इसे बताया कि हम बशीर अखबार वाले हैं और ऑफिस से निकल के घर जा रहे थे। तो ये टैक्सी वाला यहाँ खड़ा था और कहता है कि यहाँ एक ज़ख्मी औरत नज़र आई थी जिसका खून बह रहा था। वो उसकी टैक्सी में आकर बैठ गई, फिर चलती टैक्सी में से अचानक गायब हो गई। इससे तो बहुत डर लग रहा है। पुलिस वाला कहने लगा, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो रोज़ाना यहाँ गश्त करता हूँ, हमें तो कभी से कोई चीज़ नज़र नहीं आई। कहाँ खड़ी थी वो औरत? इसने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने दूर एक खंभे की तरफ इशारा किया, वहाँ खड़ी थी। पुलिस वाला वहाँ गया और उस खंभे के तरफ में टॉर्च मार के जायज़ा लेने के बाद हमसे बोलने लगा कि यहाँ तो कोई औरत नहीं है। अगर इस औरत का खून बह रहा था तो यहाँ खून का कोई निशान ज़रूर होना चाहिए। पुलिस वाला कहने लगा, लेकिन यहाँ तो कोई निशान नहीं। हम भी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सड़क पर इधर उधर नज़र दौड़ाने लगे, शायद हमें कोई खून का धब्बा नज़र आ जाए। अचानक मेरा दोस्त चिल्ला उठा, ये देखो, ये क्या है? हम दोनों पुलिस वाले समेत इसकी तरफ लग के, इसने सड़क के किनारे इशारा किया। पुलिस ने वहाँ टॉर्च मारी और हम सब उछल पड़े। सड़क पर ताज़ा ताज़ा खून गिरा हुआ था जो टॉर्च की रोशनी में चमकने लगा। अब हम तीनों तो डरे ही, पुलिस वाला भी घबरा गया। खौफ के मारे हम पुलिस वालों की मन्नतें करने लगे, अगर रास्ता वीराना तो बराए मेहरबानी हमें डिग रोड स्टेशन तक अपनी गाड़ी में पहुंचा दें, क्योंकि अब तो हमें भी बहुत डर लग रहा था। टैक्सी ड्राइवर को तो किसी तरह समझा बुझा के हमने रवाना किया, लेकिन आगे जाके अल्लाह जाने इसका क्या बना। हम चूँकि अखबार वाले थे इसलिए हमें पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया और ड्रिग कॉलोनी के करीब ला के छोड़ दिया। काफ़ी अरसे तक रात के वक्त इस मुकाम से हम कभी पैदल नहीं गुजरे। अब्दुल रशीद साहब ने एक दफ़ा मुझे शारा फैसल पर कारसाज बस के पास खड़े वो जगह दिखाई जहाँ इनके साथ निफ्स सदी में ये वाक़या पेश आया था। मैं जब भी इस मुकाम से गुजरता हूँ तो कुछ सहम सा जाता हूँ। इस मुकाम पर खून के बेशुमार निशानात हैं जो हर एक को नज़र नहीं आते।